बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सीएम एकेडमी। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प्स टू मॉनिटर प्रोजेक्ट्स। ये इस सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम कॉस्ट वाइज प्रोजेक्ट को किस तरह से प्लान कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं और उसको किस तरह से मॉनिटर किया जा सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है या उसका ज्यादा कॉस्ट आ रही है, अंडर रन है या ओवर रन है। तो इस सब को देखने के लिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रॉब्लम में हम प्रोजेक्ट को प्लान और स्केड्यूल करेंगे। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट प्लानिंग और स्केड्यूलिंग से। तो किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट स्केड्यूल और प्लान करने के लिए हम हेल्प लेंगे गैंट चार्ट की। उसके लिए हम गैंट चार्ट प्लॉट करेंगे। गैंट चार्ट के ऊपर उसका सारा जो है कि कॉस्ट उसे हम प्लान कर देंगे, किस टाइम पे कितनी कॉस्ट उसके लिए रिक्वायर्ड है। गैंट चार्ट प्लॉट करने के लिए हमें कॉस्ट पर वीक रिक्वायर्ड होगी तमाम एक्टिविटीज की। तो कॉस्ट पर वीक एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए हम तमाम एक्टिविटीज की कॉस्ट को यहाँ पे हम हर एक्टिविटी कॉस्ट को उसके टाइम पे डिवाइड कर देंगे। ए एक्टिविटी उसकी टोटल कॉस्ट 8,000 है और 8 वीक्स लॉन्ग एक्टिविटी है तो उसको 8 पे डिवाइड कर दिया। हमारे पास ये इसकी पर वीक कॉस्ट आ जाएगी 1,000 पर वीक कॉस्ट। इसी तरह से 12,000 बी एक्टिविटी की कॉस्ट है, 4 वीक्स लॉन्ग है, 4 पे डिवाइड किया तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 3,000 पर वीक। सी एक्टिविटी की कॉस्ट है 6,000, 3 वीक्स लॉन्ग है तो 6 को 3,000 पे डिवाइड किया तो ये 2,000 इसकी पर वीक कॉस्ट आ जाएगी। एक्टिविटी डी की कॉस्ट आ जाएगी 3,000 पर वीक। ई एक्टिविटी कॉस्ट आ जाएगी 9,000 को 6 पे डिवाइड करें तो 1,500 पर वीक। एफ एक्टिविटी की कॉस्ट आ जाएगी 2,000 पर वीक और इसी तरह से जी की आ जाएगी 2,000 पर वीक। ये पर वीक हमारे पास कॉस्ट आ गई। अब हमने गैंट चार्ट पे इनको प्लॉट करना है तो एक्स एक्सेस पे हम इन एक्टिविटीज़ की टाइम ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका हमने स्केल्स बना लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये हमारे पास इसका हमने स्केल बना लिया टाइम का। हमने टाइम लिया यहाँ पर और ये टाइम जो हमें ये है वीक्स में गिवन है। हमें यहाँ पे ए पार्ट के अंदर हमने कॉस्ट स्केड्यूल इसका बनाना है और ये कॉस्ट स्केड्यूल जो ये अर्लियर टाइम बेस्ड है। अर्लियर टाइम बेस्ड ये कब स्टार्ट कर सकते हैं, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश को यूज़ करते हुए। और ये टाइम हमें जो है ये पर वीक्स में गिवन है तो हमने यहाँ पे ये टाइम ले लिया इसका पर वीक, टाइम इन वीक। और यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ ले लेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग। हमारे पास यहाँ पे हम ले लेंगे ए एक्टिविटी, बी, सी, डी एक्टिविटी, ई, एफ एंड जी। ये हमारे पास तमाम एक्टिविटीज़ आ गई। अब इनका हम यहाँ पे हमारे पास जो ए एक्टिविटी है वो 8 वीक लॉन्ग है तो इसका हम यहाँ पे इसके सामने 8 वीक लॉन्ग इसके सामने इसका शेड कर देंगे, सेल्स को फिल कर देंगे 8 वीक तक। इसके 8 वीक बनते हैं यहाँ पर इस जगह पर तो यहाँ तक हम इसको शेड कर देते हैं। ये हमारे पास ए एक्टिविटी आ गई। बी एक्टिविटी जो 4 वीक्स लॉन्ग है, 4 वीक हमारे पास यहाँ पे बनते हैं। ये 4 वीक्स ये बी एक्टिविटी बना दी। सी एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ ए एक्टिविटी। ए जब खत्म होगी तो हम सी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका हम सी को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इस पॉइंट से 8 वीक से। और सी एक्टिविटी 3 वीक्स लॉन्ग है जिसका मतलब ये 11 पे फिनिश हो जाएगी तो ये यहाँ पे फिनिश होगी। हम इसके दरमियान में इसको 8 से 11 तक इसको सी एक्टिविटी को प्लान कर दिया। उसके बाद डी एक्टिविटी को प्लान करना है, उसकी टाइमिंग क्या होगी अर्ली स्टार्ट के मुताबिक, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश। तो डी एक्टिविटी जो बी के कंप्लीशन के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं तो बी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होती है 4 वीक में। तो 4 वीक के हम बाद एक्टिविटी डी को स्टार्ट कर सकते हैं एंड डी इज 5 वीक्स लॉन्ग एक्टिविटी। तो डी को शुरू कर सकते हैं हम वीक 4 से, 5 वीक्स लॉन्ग है तो ये 9th वीक में जाके फिनिश होगी। तो 9th वीक इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे बनते हैं, इनके दरमियान इनको डी एक्टिविटी को प्लान कर दिया। देन नेक्स्ट एक्टिविटी ई है जो कि सी और डी के फिनिश होने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सी एक्टिविटी जो बाद में फिनिश होती है और डी एक्टिविटी पहले फिनिश हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका मतलब हम ई एक्टिविटी को और एफ एक्टिविटी दोनों को सी के फिनिश होने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज इसकी दोनों की प्रेडिसेसर ई और एफ की जो सी एंड डी है तो सी एंड डी दोनों कंप्लीट हो जाती हैं वीक 11 में। तो 11th वीक से हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्टिविटी ई को और एक्टिविटी एफ को। ई एक्टिविटी 6 वीक्स लॉन्ग है तो यहाँ पे 11 और 6 17 तक जाएगी। ये हमारे पास 17th वीक यहाँ पे इस पॉइंट तक ये हमारी ई एक्टिविटी चलेगी। जबकि डी एक्टिविटी जो है एफ एक्टिविटी जो है वो 5 वीक्स लॉन्ग है तो इसका मतलब ये 16 वीक्स तक चलेगी। तो 16 वीक्स यहाँ पे फिनिश हो जाती हैं तो ये एफ एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको तो ये 16 वीक पे कंप्लीट होगी
एंड देन हमारे पास जी एक्टिविटी जो कि एफ के फिनिश होने के बाद स्टार्ट होनी है और इसकी लेंथ है 3 वीक्स। तो यहाँ पे हमारे पास 16 वीक में एफ एक्टिविटी फिनिश हो जाती है, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये 19th वीक में हमारा प्रोजेक्ट जो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी प्लानिंग हो गई, हमने तमाम एक्टिविटीज़ को प्लान कर लिया और इनको प्लान किया हमने अर्ली स्टार्ट के मुताबिक। अब हमने इनकी कॉस्ट को प्लान करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, रादर कह सकते हैं हम इसको कि ओवर द 19th वीक हमने हमारे पास ये जो टोटल कॉस्ट इसकी आनी है किसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको हम देखते हैं। अब हम हर वीक के अगेंस्ट उसकी कॉस्ट लिख देंगे। जैसे ए एक्टिविटी की 8,000 टोटल कॉस्ट थी, 1,000 पर वीक, तो 8 वीक्स में 1,000 ईच वीक जो हमारे पास कॉस्ट इस तरह से ये टोटल 8,000 बन जाएगी। तो हर वीक में हमारे पास ए एक्टिविटी पे जो हम इसको कॉस्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हर वीक इस पे 1,000 कॉस्ट आनी चाहिए। इसी तरह से बी की टोटल कॉस्ट को हमने 4 वीक्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हर वीक इसकी कॉस्ट 3,000 आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 3,000 का जस्ट 3 लिख रहे हैं, जैसे 1,000 का 1 लिखा था। तो इस तरह से ये 4 वीक्स में टोटल 12,000 हो जाएगी। सी की जो टोटल कॉस्ट थी 6,000 वो 3 वीक्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,000 ईच वीक आ जाएगी हमारे पास। डी एक्टिविटी हमारे पास पर वीक जो हमारे पास आ जाएगी वो है 3,000। ई एक्टिविटी पर वीक हमारे पास 1,500 है, तो ये 1,500 को हम लिखेंगे 1,500, 1,500, 1,500 और 1,500। एफ एक्टिविटी इसकी पर वीक कॉस्ट 2,000 है, ये 2,000 हमारे पास आ गई। और जी एक्टिविटी की कॉस्ट भी पर वीक 2,000 है। तो इस तरह से हमने तमाम एक्टिविटीज़ के कॉस्ट को वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारे पास जो फर्स्ट वीक ऑफ द प्रोजेक्ट में 2 एक्टिविटीज़ हमारे पास चल रही हैं। एक एक्टिविटी हमारे पास ए चल रही है और दूसरी एक्टिविटी हमारे पास जो है वो बी चल रही है। और इन दोनों एक्टिविटीज़ पे मिल के जो कॉस्ट आती है हमारे पास फर्स्ट वीक के अंदर, वो इन दोनों नंबर्स को अगर हम यहाँ पे एड अप कर दें तो हमारे पास फर्स्ट वीक की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और ये फर्स्ट वीक की टोटल कॉस्ट हमारे पास बनती है 4,000। इस तरह सेकंड वीक के अंदर, सेकंड वीक में भी यही 2 एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एक पे कॉस्ट 1,000 है, दूसरी पे 3,000। तो सेकंड वीक में भी हमारे पास टोटल कॉस्ट 4,000 हमारे प्रोजेक्ट पे आएगी। थर्ड वीक में भी 4,000 है और फोर्थ वीक में भी 4,000 है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ वीक में हमारी एक्टिविटी बी ख़त्म हो जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम डी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और अब इस वक्त फिफ्थ वीक में 2 एक्टिविटीज़ जो इन प्रोग्रेस हैं वो एक्टिविटी ए एंड डी है। ए और डी दोनों की कॉस्ट को ऐड कर दें तो ये भी 1 + 3 4 बनता है। अब वीक 5 से ऑनवर्ड हमारे पास वीक 8 तक यही 2 एक्टिविटीज़ ए एंड डी इन प्रोग्रेस हैं और इनकी जो पर वीक कॉस्ट हमारे पास दोनों की मिलकर बनती है वो 4,000। देन वीक 8 में हमारी एक्टिविटी ए फिनिश हो जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम एक्टिविटी सी शुरू हो जाती है। इसका मतलब हमारे पास ये है कि 9th वीक में हमारे पास जो 2 एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस हैं वो हैं सी एंड डी। और सी पे कॉस्ट है पर वीक 2,000 और डी पे 3,000। ये टोटल बन जाएगी 2 + 3 5। अब वीक 9th में हमारी डी एक्टिविटी वो भी फिनिश हो गई है। इस और 10th वीक में और 11th वीक में हमारी सिर्फ एक ही एक्टिविटी जो इन प्रोग्रेस है और वो है एक्टिविटी सी। इसके अलावा कोई और एक्टिविटी इन प्रोग्रेस नहीं है। इसका मतलब 9th वीक में हमारे पास 5,000 कॉस्ट थी, तो 10th वीक में कॉस्ट 2,000 और 11th वीक में भी कॉस्ट 2,000। 11th वीक के बाद हमारे पास 2 एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं साइमल्टेनियसली, एक एक्टिविटी ई और दूसरी एफ। ई एक्टिविटी पे जो कॉस्ट है 1,500 है और एफ पे 2,000 है, तो ये मिलकर बन जाएगी 3.5, 3,500 कॉस्ट होगी। एंड टिल 16th वीक ये कॉस्ट जो है वो 3,500 ही रहेगी, 3,500 ही रहेगी। और 16th वीक में एक्टिविटी जो एफ है वो फिनिश हो जाती है। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी सी इन प्रोग्रेस है 17th वीक में और एक्टिविटी जी इन प्रोग्रेस होगी। सी पे 1,500 है और जी पे 2,000, तो ये भी इस तरह से हमारे पास जो ये कॉस्ट बनेगी ये बनेगी 3,500 या 3,500। और उसके बाद 17th वीक में 2,000 कॉस्ट और 18th वीक जो है उसके अंदर भी 2,000 कॉस्ट। इस तरह से हमने अपनी पूरी कॉस्ट को वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये हमारे पास टोटल इसकी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। एक वीक में हमने 4,000 स्पेंड किए, 2 वीक्स में 8,000 हो जाएंगे, फर्स्ट वीक के 4 और सेकंड के 4। तो इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, फर्स्ट वीक में 4,000, सेकंड में 8,000 बन जाएंगे, थर्ड वीक में 4,000 और इसमें आएंगे तो ये बन जाएगा 12,000। हम यहाँ पे ये इनको ऐड करते जाते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएंगे 16,000, फिर आ जाएंगे 20,000, फिर हो जाएंगे 24,000, फिर 28,000। उसके बाद हमारे पास 32,000, 32 में 5 ऐड करेंगे ये वाले तो ये बन जाएंगे 37,000। 37 में 2 ऐड किया तो 39,000 हो जाएंगे और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 41,000। 41,000 में 3,500 ऐड करनी है तो ये बनेंगे 44.5। इसमें 3.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे 48,000। 48,000 में 3.5 ऐड करेंगे ये बनेंगे 51.5,000 और इसमें ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 55,000। और देन हमारे पास आ जाएंगे जी 58.5,000,
और फिर इसमें ऐड करेंगे तो ये 62,000, 64,000, ये हमारे टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 66,000। ये अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करें तो ये 66,000 टोटल बनती है। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 66,000 प्रोजेक्ट की। तो हमने यहाँ पे पर वीक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और अब हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं। जब हमारा इन प्रोग्रेस होगा ये प्रोजेक्ट, या हम कितने वीक्स का काम कंप्लीट कर चुके हैं और उस पर कितनी कॉस्ट जो है वो इस वक्त तक आ चुकी है, और नेक्स्ट हमारे पास किस वीक में हमें कितनी टोटल अमाउंट जो है रिक्वायर्ड होगी, कितनी कॉस्ट आएगी और कितनी उसके लिए हमारे पास अमाउंट जो है वो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये इसका था हमारा ए पार्ट, जिसमें हमने कॉस्ट स्केड्यूल इसका बनाया अर्ली स्टार्ट की बेस के ऊपर। सी पार्ट के अंदर हमारे पास जो उसकी जी एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट 6,000 थी, दैट इज नॉट इवनली स्प्रेडेड ओवर द 3 वीक, रादर ये पहले वीक में उसकी कॉस्ट 4,000 है और रेस्ट ऑफ द 2 वीक्स में 1,000 पर वीक है। अब इस हिसाब से आपने इसको स्केड्यूल करना है। तो हम यहाँ पे पहले हमने 2,000 ईच वीक यहाँ पे किया था, अब हमने इसको चेंज कर देना है 4,000 फर्स्ट वीक में, यानी कि 17th वीक में 4,000, 18th और 19th वीक में 1,000 उसमें। तो हम इसको चेंज करते हैं। तो फर्स्ट वीक में 4,000, सेकेंड वीक 1,000 और थर्ड वीक में भी 1,000। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट स्केड्यूल है हमारा वो भी चेंज हो जाएगा। अब उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे ये 3,500 था 17th वीक में, अब ये हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गया 1,500 और ये 4,000, ये बन जाएगा 5,500। और लास्ट वीक में जो 2,000 था अब वो 1,000 रह जाएगा लास्ट 2 वीक्स के अंदर 1,000। तो इस तरह से यहाँ से टोटल इसमें भी चेंज आ जाएगा। यहाँ पे 58,500 में 5.5 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 64,000, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे 65 और फाइनल फिर 66। लेकिन टोटल कॉस्ट जो है उसके अंदर वो चेंज नहीं आएगी, जस्ट उसके पर वीक जो स्केड्यूल था वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे जो कॉस्ट किसी एक्टिविटी की जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि वो अपनी उसकी कुछ अलग से उसकी इंस्ट्रक्शन या इंडिकेशन हमें गिवन है। तो अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर हमारे पास हमने इसका कॉस्ट स्केड्यूल जो है वो बनाना है, एस्टेब्लिश करना है, बट यहाँ पे हमने बेस्ड ऑन द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अभी हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बेस्ड किया था, जब हम अर्लीस्ट कब स्टार्ट कर सकते हैं उसकी बेसिस पे था। अब हम उसको लेटेस्ट स्टार्ट के मुताबिक करेंगे। इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास हम देखना चाहेंगे हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं ए जहाँ पे फिनिश हो रही है वहां से हमारे पास सी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और जहाँ पे सी फिनिश होती है वहां से 2 एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं, एक ई एंड एफ। बट जहाँ पे ई एंड होती है वहाँ पे कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही है, जहाँ पे एफ एंड होती है वहां से आगे जी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से हमारे पास ए, सी, एफ एंड जी, दीज आर क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्रिटिकल एक्टिविटीज वो हमारे पास है ए के बाद सी के बाद एफ, जी, दीज आर 4 क्रिटिकल एक्टिविटीज। अब क्रिटिकल एक्टिविटीज में कोई तब्दीली नहीं आती है, चाहे उसको अर्ली स्टार्ट के बेस पे उसे प्लॉट करें, डिजाइन करें या लेटेस्ट स्टार्ट को यूज करें, वो वहीं पे रहेगी, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। चेंज सिर्फ आएगी जो नॉन क्रिटिकल है। हमारे पास यहाँ पे नॉन क्रिटिकल एक बी एक्टिविटी है, एक डी एक्टिविटी और एक ई एक्टिविटी। बी, डी एंड ई, दीज आर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। सिर्फ इनका टाइम चेंज होगा जब हम लेटेस्ट स्टार्ट लेंगे, बाकी का टाइम किसी का भी चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं इनका नया टाइम एक्टिविटी बी, डी और ई का क्या बनता है लेटेस्ट स्टार्ट के मुताबिक। हमारे पास यहाँ पे ई एक्टिविटी, इसका टाइम हमने देखना है, बी एक्टिविटी का टाइम देखना है, इसका टाइम क्या है, और डी एक्टिविटी का, क्योंकि ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज थी। अब हमारे पास देखते हैं हम कि यहाँ पे ई एक्टिविटी, यहाँ पे प्रेडिसेसर में उसका कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर 2 एक्टिविटीज जो कि एंड से कनेक्टेड है, एक जी एक्टिविटी और एक ई एक्टिविटी, ये दोनों एंड से कनेक्टेड होंगी, और ए एंड बी ये दोनों एक्टिविटीज हमारी जो है ये स्टार्ट से कनेक्टेड है। इसका मतलब जैसे जी हमारी लास्ट एक्टिविटी है तो उसको 19th वीक में फिनिश होना है, इसी तरह से जो ई एक्टिविटी जो कि जिसका के प्रेडिसेसर में कोई जिक्र नहीं है उसका भी हम 19th वीक में फिनिश कर सकते हैं। लेटेस्ट फिनिश उसका जो होगा वो 19th वीक में होगा, और इसी तरह से उसका जो लेटेस्ट स्टार्ट हो 19th वीक से, चूंकि ये ई एक्टिविटी 6 वीक्स लॉन्ग है तो लिहाजा 19 से पहले ये 13th वीक से हम इसको स्टार्ट करके 19th वीक में हम इसे फिनिश कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको लेटेस्ट जो स्टार्ट कर सकते हैं वो 13th वीक से स्टार्ट कर सकते हैं इस पॉइंट से, और इसको हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं 19th वीक, और ये हमारे पास ये 19th वीक। तो 13th से लेकर 19th वीक के दरमियान में हमने इसको प्लॉट करना है। ये हमारी एक्टिविटी ई, ये ई एक्टिविटी हमारे पास आ गई, जो ये इसका लेटेस्ट स्टार्ट आ गया। पहले जबकि इसका हमारे पास जो स्टार्ट था एक्टिविटी ई का वो सी और डी के बाद था, तो हमने इसको सी के बाद से स्टार्ट किया यहाँ से 11th वीक से। अब ये 2 वीक जो है आगे शिफ्ट हो गई। इसी तरह से डी एक्टिविटी हमारे पास हमने ई को प्लॉट कर दिया। डी एक्टिविटी ये भी नॉन क्रिटिकल है, लेकिन डी एक्टिविटी को एफ से पहले फिनिश हो जाना चाहिए, बिकॉज ये एफ की प्री रेक्विजिट है या प्रेडिसेसर एक्टिविटी है। एफ एक्टिविटी हमारी स्टार्ट होती है 11th वीक में, तो 11th वीक से पहले जो है ये ई एक्टिविटी को ये फिनिश हो जाना चाहिए। डी एक्टिविटी जो है उसकी टाइम स्पैन है डी का 5 वीक्स, तो 11th वीक्स तक उसको 5 वीक्स पूरे करने हैं। इसका मतलब हम उसको 6th वीक से अगर हम शुरू करें तो 11th वीक में उसके 5 वीक्स पूरे हो जाएंगे,
तो यहाँ से हम इसको डी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं और ये चलेगी हमारे पास अप टू 11th वीक। तो इस तरह से ये इसके हमारे पास 5 वीक्स पूरे हो गए। सिमिलरली बी एक्टिविटी जो कि प्रेडिसेसर है डी एक्टिविटी का, तो डी से पहले इसको बी को फिनिश होना चाहिए। तो डी हमारी स्टार्ट हो रही 6 वीक में, इसका मतलब बी एक्टिविटी को भी 6 वीक में फिनिश हो जाना चाहिए। बी एक्टिविटी जो है 4 वीक्स लॉन्ग थी, इसका मतलब इसको 2 वीक से शुरू कर हम करें, ये 6 वीक तक इसके 4 वीक से इसके पूरे हो जाएंगे और ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इन तीनों एक्टिविटीज का लेट स्टार्ट आ गया, जबकि इन तीनों एक्टिविटीज का जो अर्ली स्टार्ट था हमारे पास इससे पहले वो इसका बी का था 0 से 4 तक। अब ये 2 वीक्स पीछे चली गई है, यानी कि इसको सेकंड वीक के बाद शुरू करना। ये हमारा इसी तरह से डी एक्टिविटी वो भी 2 वीक्स पीछे चली गई है और एफ एक्टिविटी ई एक्टिविटी वो भी 2 वीक पीछे चली। तो ये इनके लेटेस्ट स्टार्ट आ गए। अब इनकी जो हमने कॉस्ट है वो डिवाइड कर देनी है उसी तरह से जो हमारे पास पर वीक कॉस्ट थी। बी एक्टिविटी की पर वीक कॉस्ट थी 3000, डी एक्टिविटी की पर वीक कॉस्ट हमारे पास थी 3000 और इसी तरह से ई एक्टिविटी उसकी पर वीक कॉस्ट थी हमारे पास 1500 यानी कि 1.5 और ये 1.5। अब इसके मुताबिक इनके जो हमारे पास पर वीक कॉस्ट का ये प्रोजेक्ट का वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वीक में सिर्फ एक ही एक्टिविटी हमारे पास, सेकंड वीक में भी एक ही एक्टिविटी है, तो फर्स्ट सेकंड वीक में 1000 ये एक्टिविटी ओनली इन प्रोग्रेस है। थर्ड वीक से ए एंड बी 2 एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस हो जाएंगी, तो ये हमारे पास थर्ड वीक से टोटल कॉस्ट हो जाएगी 4000। उसके बाद फोर्थ वीक में भी 4000, फिफ्थ वीक में भी 4000, सिक्स में भी 4000। 6 वीक में बी एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी, लेकिन उसके साथ ही हमारी डी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो बी अब इस वक्त जो वीक 7 में एक्टिविटी ए इन प्रोग्रेस होगी और डी इन प्रोग्रेस होगी, इनकी टोटल कॉस्ट हमारे पास जो बनेगी वो भी 4000 बनेगी। ये 2 एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस होंगी वीक 7 के अंदर। 8 के अंदर भी यही 2 एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस है 4000। नेक्स्ट हमारे पास 5000 आ जाएगा वीक 9th में, 10th में 5000, 11th वीक में 5000, 12th वीक में एक ही एक्टिविटी हमारे पास है एक्टिविटी एफ, उसकी कॉस्ट 2000। 13 में भी यही एफ एक्टिविटी इन प्रोग्रेस है। 13th वीक में 2 एक्टिविटीज हो जाती हैं एक्टिविटी ई एंड एफ और इनकी कॉस्ट बन जाएगी 3.5 और उसके बाद हमारे पास 17th वीक में एक्टिविटी ई एंड जी इन प्रोग्रेस है, तो उनकी कॉस्ट आ जाएगी 3.5 और ये एंड तक 3.5 रहे। तो इस तरह से हमारे पास 19th वीक में प्रोजेक्ट ये फिनिश हो जाएगा। तो ये इसकी पर वीक कॉस्टिंग आ गई अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश। तो ये था हमारा ये प्रॉब्लम जिसमें हमने अपनी कॉस्ट को प्लान, पहले हमने प्रोजेक्ट को प्लान किया और उसके मुताबिक हमने इसकी कॉस्ट जो है कॉस्टिंग की है, स्केड्यूल किया उसको उसके मुताबिक। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्केड्यूलिंग और प्लानिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क हमारा आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। अब हमने प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है उनकी कॉस्ट को कि क्या हमारा प्रोजेक्ट जो वाकई वो अपनी जो हमने डिजाइन की थी, प्लान की थी, स्केड्यूल की थी कॉस्ट उसके मुताबिक चल रहा है या उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन आ रही है, कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो उसके मुताबिक हम उसे मॉनिटर करते हैं। उसके लिए हमारे पास जो डाटा में गिवन है, ये हमारे पास एक्टिविटीज हैं एज तक। उसके बाद उनकी जो टोटल बजटेड कॉस्ट थी वो हमें गिवन है। ए एक्टिविटी को 22,000 में कंप्लीट करना था, बी को 30,000 में, सी को 26,000 में। आफ्टर सम टाइम हमने इंस्पेक्शन की है तो हमें पता चला कि हमारे पास ए, बी एंड सी 3 एक्टिविटीज जो ये 100% कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, जबकि डी एक्टिविटी 10% अभी फिनिश हुई है। ई और एफ ये 20% कंप्लीट हो चुकी हैं, जबकि जी एंड एच को अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया गया या अभी तक ये स्टार्ट ही नहीं हुई। जो हम अभी तक एक्टिविटीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं, उनके ऊपर जो हमारी कॉस्ट है ये वो हमें गिवन है। ए एक्टिविटी हमने एक्चुअली 20,000 में कंप्लीट की है, बी जब हमने एक्टिविटी कंप्लीट की तो उस पर 36,000 कॉस्ट आई है, सी पे 26 में हमने इसको कंप्लीट किया है, डी का जो 10% हमने पोर्शन कंप्लीट किया एक्टिविटी का वो 6,000 में कंप्लीट हुआ है एंड 20,000 ई एक्टिविटी पे कॉस्ट आई और 4,000 एफ के ऊपर कॉस्ट आई। इस तरह से अभी तक हम प्रोजेक्ट पे 112,000 जो है वो उसके ऊपर कॉस्ट हमारी आ चुकी है। क्या हमारी ये कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द प्लान है या उसमें कोई चेंज है, डिफरेंसेस है, ये हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। इसके लिए ये हमारे पास डाटा में गिवन था, ए से लेकर एज तक एक्टिविटीज और उनकी कॉस्ट बजटेड कॉस्ट हमें गिवन थी। ए एक्टिविटी 100% कंप्लीट हो चुकी है, ए एक्टिविटी 100% कंप्लीट है, बी एक्टिविटी भी 100% कंप्लीट है, सी डी एक्टिविटी 10% कंप्लीट हुई है, ई एफ 20% है, जबकि जी एंड एच 0% उन पे वर्क हुआ है। हमने इनका वैल्यू ऑफ वर्क निकालना है, कंप्लीट कैलकुलेट करना है। तो वो हमारे पास क्या जी, वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीट करने की कैलकुलेट करने के लिए हमारा उसका फॉर्मूला है बजटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई वर्क परसेंटेज कंप्लीटेड। जितने परसेंट हमने वर्क कंप्लीट कर लिया है ये हमारी परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन है और ये उसकी बजटेड कॉस्ट है। इन दोनों कॉलम्स को अगर हम इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड का। तो 22,000 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22,000, 30,000 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000, 26,000 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26,000, जबकि 48,000 का 10% लेंगे यानी कि इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4,800।
इसी तरह से 20% 56,000 का, तो 56,000 को 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको 5 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ई एक्टिविटी का बन जाएगा 11,200। 30,000 का 20% लेंगे, 30,000 का 20% लेना, 30,000 का 20% से मल्टीप्लाई कर दें या 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 6,000। नेक्स्ट 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये इनकी वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड आ गया, जबकि एक्चुअल कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन है। ए एक्टिविटी की एक्चुअल कॉस्ट है 20,000, बी एक्टिविटी 36,000 में कंप्लीट हुई थी, सी 26,000 में, डी एक्टिविटी 6,000, ई एक्टिविटी 20,000, जबकि एफ एक्टिविटी 4,000। अब हमने डिफरेंस निकाल लेना, एक्टिविटी डिफरेंस। एक्चुअल में से वर्क कंप्लीटेड को माइनस कर देंगे, 20,000 माइनस 22,000 माइनस 22,000, ये आंसर आ जाएगा -2,000। 36,000 में 30,000 माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव 6,000 आ जाएगा। 26,000 में 26,000 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 6,000 में से 4,800 माइनस करेंगे तो ये 1,200 आ जाएगा। 20,000 में से 11,800 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,800, और 4,000 में 6,000 माइनस करेंगे ये -2,000 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये इनको प्लस कर लेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका 12,000। क्योंकि ये आंसर जो है हमारे पास ये पॉजिटिव आया है, सो हमारे पास यहाँ पे इसे हम कहेंगे, अगर ये आंसर पॉजिटिव होता है इसे हम कहेंगे ओवररन। मीन्स हमने अपने प्लान से इतनी अमाउंट ज्यादा स्पेंड कर दी है, जबकि अगर हम एक्चुअल वर्क की कैलकुलेशन करें, वो हम कैलकुलेट करें और हमारे पास जो वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड है इसका टोटल करें तो इसमें दोनों में 12,000 का डिफरेंस आएगा। एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास 112,000 इसकी बनेगी, जबकि वैल्यू ऑफ द वर्क जो कंप्लीटेड है वो बनेगा 100,000। तो इट मीन्स 12,000 हमने एक्स्ट्रा स्पेंड कर दी, ओवर स्पेंडिंग कर दी, इसलिए इसे हम कहेंगे ओवररन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रोजेक्ट को इसके कॉस्ट वाइज, इसकी प्लानिंग और इसकी मॉनिटरिंग, उसको हमने सीखा है किस तरह से हमने कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर द होल प्रोजेक्ट। हम एक्टिविटीज की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की हम किस तरह से हम उनको प्लान करेंगे एक्टिविटीज को, इसको गैंट चार्ट के थ्रू हमने सॉल्व किया। सेकेंडली, अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमने उसके जो वर्क कंप्लीट हुआ है और उसको कंपेयर किया उसकी बजटेड कॉस्ट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास इससे पता चलेगा, अगर हमारा आंसर जो है वो टोटल वो पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि ये ओवररन है, मीन हम एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रही है, कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर हम इसको आंसर माइनस में आ जाए तो उसे हम अंडर रन कहेंगे। इन केस ऑफ दिस आंसर इज नेगेटिव, इट इज कॉल्ड अंडर रन। अंडर रन मीन हम उस पर कम स्पेंडिंग कर रहे हैं, ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, तो हमें हो सकता है उससे हम उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को कॉम्प्रोमाइज कर, तो उसको हम भी देखने की जरूरत है। अगर ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं तो इट मीन हम शॉर्ट ऑफ बजट हो जाएंगे और हमारा जो है प्रॉफिट की बजाय में हमारा प्रोजेक्ट लॉस में जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त आने वाली वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।